मध्य प्रदेश के सियासत में एक बार फिर से सरगर्मी तेज हो चुकी है। आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अब एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने की तैयारी में है, तो बीजेपी इसे कांग्रेस का भ्रम बता रही है। किसके क्या तर्क हैं और क्या बयान, सब बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा दी। ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले में कोर्ट की टिप्पणी के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई। मामले में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने गए। एक तरफ प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है, तो वहीं कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है 27% आरक्षण देने के लिए, और इसीलिए जैसे कांग्रेस के समय से केवल बगैर सर्वे, बगैर तैयारी के 4 लाइन का कागज लेकर के आरक्षण देने की बात करके भ्रम जो फैलाया गया था, उस भ्रम को आधार पर वर्षों तक कोर्ट में लगा है। इसलिए हमने इसके बजाय अपने अधिकारियों से कहा है और वो एक कानून बना करके सहकारिता के जो तथ्यात्मक आंकड़े लेकर के हमारी विधानसभा में बिल लेकर आए। हम उस पर ठोस काम कर रहे हैं। इधर पूरे मुद्दे पर कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कमलनाथ सरकार में 27% आरक्षण लागू किया गया था। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने ओबीसी के भविष्य की चोरी की है। वकीलों के माध्यम से अपनी ताकत का दुरुपयोग करके ओबीसी का आरक्षण कैसे लागू नहीं हो, इसके लिए पूरी ताकत से लगी। मैं कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि 27% का आरक्षण तत्काल लागू होना चाहिए, बिना देर की। अगर नहीं होता है, जितना लेट होता है, तो उसके लिए कोई दोषी है, पापी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव की सरकार है। एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाने लगा है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने वाली है। जीतू पटवारी ने कहा कि जुलाई के आखिरी में राहुल गांधी एमपी आएंगे। वे बुंदेलखंड का दौरा और ओबीसी के लोगों से संवाद करेंगे। वहीं बीजेपी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसे कांग्रेस का भ्रम बता रहे हैं। सवाल तो यही है कि सियासी लड़ाई को अंजाम कब मिलेगा और ओबीसी को आरक्षण। आज चर्चा इसी पर करते हैं। तो ओबीसी आरक्षण पर आर पार और सियासी तकरार, कुछ इसी तरह की स्थिति अब मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर में बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ गुंजन चौक से जुड़ने वाली है, तो वहीं एक अधिवक्ता अजय जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले विक्रम चौधरी जी, आप ही से समझना चाहूंगा, आप तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें तो कोई दिक्कत की नहीं है, 27% आरक्षण हम तो लागू कर देंगे। कहां दिक्कत आ रही है? फिर क्यों कांग्रेस ओबीसी के मसले को लेकर इतना आक्रामक दिखाई दे रही है प्रदेश में? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव ने से हलफनामा किस आधार पर मांगा है, आप बताइए मुझको। दूसरी बात यह है कि ये जो मुकदमा था एक अध्यादेश के परिप्रेक्ष्य में लगाया गया था। अध्यादेश की उम्र ही 6 माह होती है, तो अभी तक ये मुकदमा किस आधार पर चल रहा है? आप ये मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा क्यों ले जाया गया जबकि अध्यादेश समाप्त हो गया है? नहीं तो मार्च 2019 में कोर्ट ने रोक भी तो लगा दी थी ना। किस बात की रोक लगाई? इसी पे लगाई थी ना कि भाई 27% नहीं हो सकता है, क्योंकि 63% चला जाएगा, 50% का कैप है। नहीं, तो उसके बाद जब मध्य प्रदेश विधानसभा में ये जब नियम लागू हो गया था, तब अब ये कोर्ट कह रहा है कि इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी तक किस बात का हलफनामा मांगा गया है कोर्ट से? ये तो सरकार स्पष्ट करे। जब मोहन यादव कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लागू करेंगे, तो हलफनामा क्यों देना पड़ रहा है सरकार को? देखिए, ये पूरा मसला जो है एक प्रशासनिक अराजकता का है, और गहरे में देखेंगे तो इसमें संवैधानिक संकट भी है। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा ओबीसी के प्रति इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? ये उपेक्षा का मसला नहीं है, ये दमन चक्र चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है दमन चक्र? क्योंकि आज भी भारत में जो सरकारी नौकरियां हैं एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग पैदा करती हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को गति देती हैं। आप इतनी सारी नौकरियों को एक साथ रोक के रखे हो। आप एक तरफ उनको, अब आप देखिए, इसमें जब सरकार भर्ती निकालती है 27% आरक्षण की बात करती है, और जब ज्वाइनिंग लेटर देने की बात आती है तो 13% लोगों का ज्वाइनिंग लेटर रोक दिया जाता है। ये सब हो क्या रहा है, आप मुझे बताइए। इसी को तो हम कहते हैं कि प्रशासनिक अराजकता है। और जब
विधानसभा ने कोई कानून पास कर दिया है तो नौकरशाही का कर्तव्य है कि उसको लागू करना। तो वो कौन सी शक्तियां हैं जो इसको लागू नहीं होने देना चाहती हैं? आखिर हर संगठन, हर ओबीसी की जातिगत संगठन इस सरकार के खिलाफ है। यदि सरकार की मंशा साफ होती और सरकार ने अपने 20 साल के कार्यकाल में सब चीजें अच्छे से लागू कर दी होती तो इसमें कांग्रेस को मुद्दा कहां मिल पाता? यदि आज हम मुद्दे पर हैं और हम ये दावा कर रहे हैं, ये घोषणा कर रहे हैं कि हम संघर्ष करेंगे, सड़कों पे आएंगे, तो फिर सरकार विचलित क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार जो है चोर है और दमन चक्र चला रही है ओबीसी के खिलाफ। चलिए मैं उस पर आ रहा हूं, लेकिन एक बार अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जरा उनसे समझते हैं, अजय जी किस तरह की कानूनी पेचीदगियां हैं, ये संभव है या नहीं है? क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन पिछली वाली अगर हम देखते गए तो 50% से ज्यादा आरक्षण को नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ये 27% ओबीसी का आरक्षण कर दिया जाता है तो वो 63% समथिंग पहुंच जाएगा। तो ये कहाँ कानूनी पेचीदगियां हैं और कितनी संभावनाएं हैं इसको अब अमल में लाने में? देखिए, मैं एक चीज़ आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि 50% का जो आरक्षण का लिमिट थी इंदिरा साहनी के केस में जो तय करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, इसको किसी हद तक जनहित अभियान की याचिका जो 2022 की थी उसमें रिलैक्स करा गया है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं कि तरह तरह से जिस प्रकार से सरकार आज बहाने बना रही है उस आरक्षण की सीमा को तय करने के पीछे, तो वो बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा सत्ताधीश सरकार का। क्योंकि जनहित अभियान में उन्होंने कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस अगर हैं, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर हैं, तो 50% को भी आप उल्लंघन कर सकते हैं उन परिस्थितियों में। पहली बात। दूसरी बात यह है कि 27% का जब ओबीसी का है तो वो तय है मिनिमम रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन के समय से चला आ रहा है। 27% ओबीसी का रिजर्वेशन अगर है तो वो आज भी चालू रहेगा, वो हमेशा रहेगा। उस पर कहीं किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किसी न्यायालय ने समय के साथ नहीं करा है। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखें तो हम पाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान का सबसे पहला अगर रिजर्वेशन की बात करें तो 1902 में एक कोल्हापुर के महाराज थे शाहू महाराज ने कंसेप्ट लाया रिजर्वेशन का। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 में ये सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उन बैकवर्ड क्लासेस को आगे लाने के लिए एक समानांतर प्लेटफॉर्म पे खड़े करने के लिए सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के समय कॉन्स्टिट्यूशन के जन्मदाता ने ये प्रोविजन क्रिएट करा था। उसका लगातार दुर्भाग्य की बात है कि लगातार जो आज सत्ता में सरकार है उसका उल्लंघन करते जा रही है बार बार। उसी का कारण है कि हम इस तरह के जन आंदोलन को देख रहे हैं, लोगों में रोष व्याप्त है, लोगों में आक्रोश व्याप्त है देखने के लिए। उसके बाद जब मंडल कमीशन ने जो ब्रेक थ्रू करा था 1979 में, वहाँ से 27% रिजर्वेशन का कंसेप्ट जो है मंडल कमीशन लेकर के आई थी। और उनका आधार ये था कि भाई आपकी इकोनॉमिक, एजुकेशनल और सोशल बैकग्राउंड क्या है ये निर्धारित करेगा आपको रिजर्वेशन देने के लिए। अब इन दोनों को पीछे रख करके अगर बैकग्राउंड में रख के जो मैंने भी आपके सामने कहा, अगर आप देखें कास्ट सेंसस की बात जो आज इतने आंदोलन, इतने इंसिस्टेंस और इसके बाद मानी है उन्होंने कास्ट सेंसस की बात, तो कास्ट सेंसस क्यों ज़रूरी है आज? कई बार लोगों को लगता है कि विरोध के लिए कास्ट सेंसस के रूप में आवाज़ उठाई जा रही है विरोधी पक्ष की, पर ऐसा नहीं है। अगर आप रिजर्वेशन की बात करते हैं वो ओबीसी के माध्यम से 27% हो या दूसरी कैटेगरी को टोटल लेकर के 50% हो या ईडब्ल्यूएस का जो कंसेप्ट निकला है 10% हो, ये आप कब देंगे? जब आप कास्ट का सेंसस करेंगे। तो उनमें गलती नहीं करता हूं तो शायद 1931 में शायद पहली बार कास्ट सेंसस हुआ था और उसके बाद कोई कास्ट सेंसस का हमारे पास अब उसकी चर्चा हो रही है। अब जो होने वाला है उसमें अब ये क्लॉज आ चुका है। मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं समझूंगा कि इसमें कहां दिक्कत आ रही है, आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या इसमें संभावनाएं हो सकती हैं जो ये ओबीसी को लाभ इससे मिल जाए। अंचल, एक सवाल यहां पर ये खड़ा होता है, चाहे कांग्रेस का जिक्र कर लीजिए या बीजेपी का जिक्र कर लीजिए, अगर हम 2019 का जिक्र करें जब कमलनाथ सरकार आई उसने ओबीसी को 27% उठाकर आरक्षण दे दिया। अब क्या बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मजबूरी यही बना हुआ है कि अगर कांग्रेस शासन में लागू किए गए ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी जाती है या उसे दे दिया जाता है तो माइलेज पूरा कांग्रेस के पास चला जाएगा? क्या ये कहीं कोई मजबूरी नजर आती है? ऐसा लगता है दीपेश, मुझे लगता है ये पूरा मामला जो है वो सियासी हो चुका है। वो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही गले की फांस बन चुका है।
वो भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में है, इसलिए कांग्रेस उससे मांग कर रही है कि आप इसको लागू करें। और कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो मुझे लगता है उसके लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है और उसके बाद चीज़ें इतनी आसान नहीं है। तो कुल मिला के ये अब दोनों ही पार्टियों के लिए सियासी मुद्दा बन गया है। अब देर सवेर इस पे जो भी फैसला होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण लाती है तो निश्चित रूप से गेंद जो है उसके पाले में है। लेकिन कांग्रेस इसीलिए दबाव बना पा रही है क्योंकि कांग्रेस को भी इस चीज़ का अंदाजा है कि ये बहुत आसान नहीं होने वाला है। मतलब इसको लागू करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें नजर कानूनी पेचीदगियां बहुत ज्यादा, कानूनी पेचीदगी जो है वो इसमें कहीं ना कहीं आड़े आ रही हैं, और इसलिए दोनों ही पार्टियों के लिए सिर्फ मुझे लगता है सियासी मुद्दा है। और अगर सियासी मुद्दा है तो फिर सवाल तो विक्रम जी यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर हम 2023 के विधानसभा चुनाव को देखें तो बहुत ज्यादा लाभ तो ओबीसी का कांग्रेस को नहीं मिल पाया था। यही कारण है कि इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नहीं, ये मामला ना चुनावी है ना राजनीतिक है, हमारे लिए प्रतिबद्धता का विषय है। नहीं, अगर मान लीजिए 27% ओबीसी आरक्षण आप लागू करवाने में सफल हो जाते हैं, हाँ। चुनाव से इतर अगर हम बात करें, मैदान में उतरेंगे, संघर्ष करेंगे और सरकार आपके दबाव में आकर 27% आरक्षण देने को तैयार हो जाती है, हाँ। तो सीधा फायदा ओबीसी का नहीं मिलेगा आपको। नहीं, स्वाभाविक तौर पर मिलेगा। यही तो कह रहा हूं कि ये लाभ जो है ये आप बहुत लंबे समय से उठा रहे हैं। 19 में ये घोषणा कर दी गई थी, लागू कर दिया गया था, सारी चीजें हुई, लेकिन उसका फायदा 2023 में मिल क्यों नहीं पाया? देखिए, ये विषय अलग है और वो अब पानी बह चुका है, 2023 निकल चुका है। अब हमारा जो संघर्ष है वो जनता को न्याय दिलाने का है। राहुल गांधी जब लगे हुए हैं कि जातिगत जनगणना हो, जैसा वकील साहब कह रहे थे कि आप ये सारे प्रावधान किस सापेक्ष में पूरा करेंगे। ये तो जातियों की जब आपको आर्थिक और सामाजिक स्थिति पता होगी तभी तो आप ये आरक्षण तो तरीके से लागू करेंगे। हमने इस आधार पर ये प्रयोग किया है कहाँ? तेलंगाना में। तेलंगाना में हमने सब कास्ट को भी रिजर्वेशन दिया है और रिजर्वेशन की सीमा जो है दक्षिण के राज्यों में 70 से 75% है। तो देखिए, इसमें यह कहना कि संवैधानिक संकट आता है, नहीं आता है, कानूनी पेचीदगियां हैं, नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं, तो आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ यही है कि वोट बैंक के तौर पर भाजपा जो है पिछड़े वर्ग को इस्तेमाल करती है और उसको कहीं ना कहीं संघ के दबाव में राज व्यवस्था में पर्याप्त हिस्सा नहीं देना चाहती। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आप पूंजीवादी ताकतों को उभार देख रहे हैं, वो भी एक मजबूरी है कि सरकारें जो हैं, खासतौर पर भाजपा की सरकारें, इनको सरकारी नौकरी में ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती, क्योंकि जैसी सरकारी नौकरियों में संख्या बढ़ती है उसके समानांतर आपको प्राइवेट नौकरियों में भी उतनी ही सुविधा और वेतन देना पड़ता है। तो जो पूंजी का जो पहला नियम है वो श्रम का ही शोषण करती है। इसलिए नौकरियों को हतोत्साहित करना, इनको इतना विवादित कर देना कि आदमी 5-5, 10-10 साल जो है नौकरियों के पीछे अपना कैरियर खराब करने की बजाय वो कहीं ना कहीं 10-15 हज़ार की नौकरी में सेटल हो जाता है। तो ये पूंजीवादी ताकतें जो है, संघ जो है पूंजीवादी ताकतों का एक मुखौटा है जो धर्म और संस्कृति के नाम पर जो एजेंडा लागू करता है वो पूंजीवाद का करता है। उसका जवाब ले लेते हैं। गुंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वापस लौटूंगा आपके पास। गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अब कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी जो है वो ओबीसी को आरक्षण देना नहीं चाहती है। विक्रम जी कह रहे हैं कि ओबीसी के लिए भारतीय जनता पार्टी क्रूर जैसी स्थिति अपनाती हुई नजर आ रही है। गुंजन जी। दीपेश जी, पहले तो मैं तो थोड़े आंकड़ों पे बात कर लेती हूँ। अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी हम बात करें तो कितने कांग्रेस ने ओबीसी मंत्री दे दिए, कितने एमपी दे दिए, कितने एमएलए दे दिए, कितने उनके संगठन में ओबीसी पद पर लोग बैठे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों की बात करूं तो 29% जो एमपी है हमारे देश में वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। हमारे 27% एमएलए जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। 40% लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। हम लोग सिर्फ कागजों पे बात करना नहीं जानते, उसको जमीनी स्तर पर पूरा भी करना जानते हैं। ये सिर्फ कांग्रेस के नेताओं ने देश में नफरत फैलाने की एक राजनीति की है, तुष्टीकरण की एक राजनीति करना चाहते हैं। कभी धर्मों के नाम पे लोगों को बांटते हैं, कभी जाति के नाम पे लोगों को बांटते हैं। बरगलाने का और नफरत फैलाने का काम इन्होंने किया है। अगर बता देना मुझे, ये मुझे बता दे, लोकसभा तुष्टीकरण कहाँ है? ओबीसी लोगों को टिकटे दिए। क्या ओबीसी हिंदू नहीं होता है क्या? ओबीसी है गुंजन जी, नहीं, आप तुष्टीकरण क्या, आप नौकरी, ओबीसी तो हिंदू ही होता है। हम तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, ओबीसी को आप हिंदू नहीं मानते हो। जानते हैं आप लोग में अरे तुष्टीकरण कहाँ से आ गया, मुझे समझा देना, मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा।
के बीच नहीं में तो चलिए, नहीं एक्चुअली बोली। वो क्या है कि आप- ऑडियो बहुत डिस्टर्ब होगा, तो मैं चाह रहा हूं कि एक एक करके अपनी बात रखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। गुंजन जी आप बोल लीजिए, फिर विक्रम जी अपनी बात रखेंगे। दीपेश जी वही, अब देखिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं से डेकोरम की उम्मीद रखना तो बहुत ही खुद ही एक टाइम वेस्ट वाली चीज है। बट फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ विक्रम जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, 2 मिनट सुन लीजिए, है ना, आपको भी पूरा समय मिलेगा। हमारे साथ तो हमारे सीनियर एडवोकेट भी हैं आज जीबेट पे, तो कम से कम उन्हीं के आदर में हम लोग डेकोरम मेंटेन कर लें। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि अब तो कहीं कोई पेचीदगी बची नहीं है। पहले जो 50% वाला क्लॉज आड़े आ रहा था वो भी अब हट चुका है। आप अगर आवश्यकता लग रही है तो उसको ब्रेक कर सकते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है कि भाई क्यों नहीं अभी तक का आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। तो जरा उस पर एक बार हम बात कर लेते हैं, कहाँ पेचीदगी लग रही है, कहाँ परेशानी लग रही है, क्या ये संभव है या नहीं है गुंजन जी? दीपेश जी कहीं पे भी परेशानी नहीं है। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी बड़े सार्वजनिक तौर पर कहा है कि जैसे ही कोर्ट के निर्णय आए हैं हम उनके सभी दिशा निर्देश पे पालन कर रहे हैं। भाजपा की मंशा हमेशा से रिजर्वेशन देने की थी, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के बीच में ये पूरा मामला था, इसलिए इस पे रुकावट थी। पर अभी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी कहा है कि इस पे अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे दिया गया है उचित बिल बनाने के लिए, उस पे पालन करने के लिए। जो 27% रिजर्वेशन के लिए सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है, और जनता जनार्दन को जो उनका अधिकार संविधान ने उन्हें दिया है उस पर पूरा करने के लिए सरकार पूर्ण रूप से संकल्पित है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कांग्रेस शासन में लागू हुआ था, यही कारण है कि अब अभी अगर बीजेपी 27% आरक्षण दे देती है तो माइलेज कांग्रेस ले जाएगी, या हमारे दबाव में, हमारे कहने पर और हमारे द्वारा लागू किया गया था? कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए दीपेश जी, माइलेज कांग्रेस ले जाएगी इसका सवाल इसलिए नहीं खड़ा होता क्योंकि कांग्रेस के पास तो बहुत वर्ष थे ना इसे लागू करने के लिए। क्या करती है कांग्रेस का काम? कमेटी बनाकर उसको गड्ढे में डालने का रहता है। ये सिर्फ कागजों सरकार में रहे हैं क्या? लागू कराने के लिए काम नहीं करते। ये लागू अगर कराते हैं तो सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया लागू कराते हैं। चलिए जवाब ले लेता हूँ। विक्रम जी बताइए, जब कमलनाथ सरकार थी, जब 2019 में आपने ये लेकर आए, जी जी देखिए, जब कोई कानून मैं लौट रहा हूँ गुंजन जी, जब कोई कानून पास होता है तो उसमें 5-6 महीने का समय लगता है उसके कार्यपालन के लिए, तो उसके कुछ सब क्लॉजेस भी बनते हैं। तब तक हमारी सरकार चली गई थी। अब गुंजन जी ने अभी कहा है कि डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दे दिए हैं, अर्थात निर्देश अभी दिए हैं, उसके सब क्लॉजेस बनेंगे, कैसे पालन, मतलब अभी तक नहीं दिया गया। एक बात अब इनसे गुंजन जी से ये पूछिए कि ये हलफनामा किस बात का मांगा है कोर्ट ने? आपकी सरकार है, आपको मालूम है चीफ सेक्रेटरी से सुप्रीम कोर्ट ने एक हलफनामा मांगा है, किस क्यों मांगा है बताइए आप। और ये वकील साहब बैठे, जरा मैं उनसे ये भी जानना चाह रहा था, जो मैंने सवाल उठाया था कि ये अध्यादेश के सापेक्ष में ये मुकदमा दायर किया गया था। तो आदरणीय वकील साहब से पूछना चाहता हूं कि जब अध्यादेश ही 6 महीने में खत्म हो जाता है तो सरकार अभी तक ये मुकदमा किस बेस पे लड़ रही है, जिसपे जनता की गाढ़ी कमाई का 50 करोड़ रुपया से ज्यादा निजी वकीलों को दिया जा चुका है? तो मेरा एक ही सवाल था, वकील साहब मुझे बेहतर बता पाएंगे कि मुकदमा दर्ज कैसे हो गया और अभी तक चल कैसे रहा है? मैं अजय जी आपका कमेंट लूं, तब तक गुंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गुंजन जी आप अपनी बात रखिए, फिर वकील साहब के रुख करूंगा। दीपेश जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता जितनी निराधार, सत्यहीन और तथ्यहीन बात कर रहे हैं, ये कभी आरोप सरकार पे लगाते हैं, कभी वकीलों पे लगाते हैं, कभी मीडिया पे लगाते हैं। मैडम मैंने पूछा कि चीफ सेक्रेटरी का हलफनामा जवाब ले लेंगे विक्रम जी, जवाब। 50 वर्ष पहले मध्य प्रदेश की अगर मैं बात कर लूं, 2003 से पहले 50 वर्ष राज किया था कांग्रेस ने इस प्रदेश में। क्या किया था? बंटा डाल करके रखा था। कौन सी स्कीम्स लागू की इन्होंने? ये सिर्फ परिवारवाद, भ्रष्टाचार, कुर्सी की लड़ाई और गांधी परिवार की चापलूसी में इन्होंने अपने 27% आरक्षण एक बार भी मुंह से नहीं निकला आपके। निराधार बात कर रहे हैं। कितनी क्रूरता है आप लोगों के मन में ओबीसी के प्रति। बहरहाल इन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। चलिए मैं अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी 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 मैं कह रहा हूँ कि हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और आक्षेप एक दूसरे पर का लगाना छोड़ करके अगर मुद्दे पे आ जाएं तो मुद्दे का प्रश्न ये है कि सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट को आपका हलफनामा दाखिल करने की इजाज़त, जैसा कि आपने फरमाया, दी गई है और हलफनामा दाखिल करने का डायरेक्शन दिया गया। तो उसका कारण हम सब जानते हैं कि क्यों दिया गया, क्योंकि सरकार की जो अकर्मण्यता है,
जो निष्क्रियता है उसके मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में यह आदेश देना पड़ा। ये तो स्पष्ट बात है, इसमें कहीं कोई आक्षेप और आरोप प्रत्यारोप का प्रश्न नहीं। दूसरी बात यह है कि गुंजन जी ने कहा कि प्रतिबद्ध है सरकार, कटिबद्ध है इसको लागू करने को। जो प्रतिबद्धता कटिबद्धता किसी चैनल के इंटरव्यू के अलावा ज़मीन पर भी दिखना ज़रूरी है। यहाँ चैनल पर बैठ कर के यह कहना या मोहन यादव जी के द्वारा एक पेंसिल के आदेश से निकाल देना कि हम प्रतिबद्ध हैं, ये ज़रूरी, ये सफिशिएंट नहीं है। इसके बाद इसको ज़मीन पर भी नजर आना चाहिए। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। गुंजन जी, क्या जमीन पर अब 27% आरक्षण नजर आएगा? वकील साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ टीवी डिबेट में कहने के लिए अच्छा लगता है जो आप लोग कह रहे हैं। आप दीपेश जी, बड़े सम्मान के साथ मैं अजय जी से भी यही कहना चाहूंगी। आप तो बड़ी अच्छी लौट रहा हूँ मेरी छोटी बहन के रूप में है। नहीं, चूंकि वक्त कम है, एक बार गुंजन जी से कमेंट ले लेता हूँ, वापस लौट। प्रतिशत ओबीसी हमने मंत्री दिए हैं, कितने प्रतिशत लेजिस्लेटिव काउंसिल दिए हैं, कितने मैडम, नौकरी की बात हो रही है। आरक्षण की अगर मैं बात कर लूं, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया हमने पंचायती चुनाव में, 50% आरक्षण दिया हमने शिक्षा भर्ती में, अरे इसकी बात करो आप। 27% ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है। आरक्षण आम व्यक्ति को नौकरी नहीं बात करूं तो चाहे ओबीसी हो चाहे महिला आरक्षण हो, सरकार सभी के कल्याण के लिए संकल्पित और काम कर रही है ना। अरे अभी तक तो नहीं दिया ना, देगी ये बोल दो आप तो। विक्रम जी बीच में ना बोले। अरे आप बात क्या कर रही हो मैडम? क्या मतलब है? मैं भी एंकर महोदय पूछ कुछ रहे हैं, आप बता कुछ रही हो। थोड़ा एक सभ्य डिबेट रखना चाहिए हमें। हम सभ्य चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं सभ्य लोगों के बीच में। तो देखिए दीपेश जी, रही बात आरक्षण 27% की, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया है, अब सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया ये प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है। ये प्रक्रिया उसका पैमाना क्या होगा गुंजन जी? आखिर वही सुप्रीम पंचायत है वो। यदि वो कह रही है कि आपने नहीं किया तो मानोगे किसकी? हमारी मत मानो, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानोगे अब आप। लेकिन ये तो बड़ी अजय वकील साहब ने भी बोल दिया है कि अकर्मण्यता का प्रमाण पत्र है ये हलफनामा मांगना। आप इसके बाद भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इतनी क्रूरता क्यों है ओबीसी के प्रति? तो आप निर्मल प्रदर्शन करते हैं। देखिए, दमन चक्र है जो आप चला रहे हैं। संघ नहीं चाहता पिछड़े और दलितों को राज व्यवस्था में स्थान मिले, ये स्वीकार कर लो आप। फिर तो इतने साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ही ओबीसी थे, अभी भी ये मुखौटा है सर। अगर राज व्यवस्था में ऐसा नहीं होता तो ये तो मुखौटा एक सवाल नहीं। तो आप ये बताइए, ओबीसी नेता को क्या कह रहे हैं? ओबीसी नेता क्यों क्या लाया कह रहे हैं जाता है? शायद आपने सुना नहीं, इसलिए मैं एक सप्लीमेंट्री सवाल विक्रम जी से ले रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री इतने सालों से ओबीसी चेहरा है प्रदेश में, तो फिर तो ये सवाल ही नहीं खड़ा होना चाहिए। और जब अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये कह रहे हैं कि भाई 27% आरक्षण देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और देंगे, तो फिर तो कांग्रेस की लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। नहीं तो कब देंगे? सुप्रीम कोर्ट हलफनामा मांग रहा है तब भी नहीं दे रहे हैं। आप खुद ओबीसी हो तब भी नहीं दे रहे हो। इसके पहले वाला चीफ मिनिस्टर भी ओबीसी थे, तब भी नहीं मिला है। आखिर मिलेगा कब? यही तो हम सवाल हमारा ये है कि आप दे देंगे कह रहे हो, लेकिन दे क्यों नहीं पा रहे? जबकि एक लाइन में हस्ताक्षर होने हैं। वही वकील साहब से मैं पूछ रहा था कि अध्यादेश के आधार पर इस सरकार ने मुकदमा कैसे लड़ लिया। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसी को हम कहते हैं कि होशियार की दुम जो रहती है वो सींग नहीं रहते, आंख नहीं रहती, दुम को मतलब पीछे। मतलब इतने विद्यमान वकील हैं कि 50 करोड़ रुपया देके अध्यादेश जो खत्म हो चुका है उस पर सुप्रीम कोर्ट पे लड़ाई हो रही है। तो बहुत ही विचित्र बात है। अच्छा गुंजन जी, मान लीजिए अगर 27% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर दे देती है, तो फिर तो आने वाले चुनाव में भी फायदा होता हुआ नजर आएगा। जैसा अभी 2023 में लगभग 56% ओबीसी वोट बैंक जो है वो बीजेपी के पक्ष में आया, कांग्रेस के पक्ष में लगभग 32% गया था, 24% ज्यादा आप ले गए थे। अगर 27% आरक्षण दे देते हैं तो इसका तो आने वाले चुनाव में लाभ भी मिलने वाला है, फिर कहां दिक्कत है? दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कदम जनता के कल्याण के लिए उठाती है। कोई चुनावी कदम नहीं है, ये कांग्रेस नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए सिर्फ जनता को जुमलेबाजी करना। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे जन कल्याण के लिए हम, विजन हमारा जनता है। हम जनता के लिए 27% आरक्षण के लिए पहले भी प्रतिबद्ध थे, आज भी है। चूंकि मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत था, अब कानून से भी उसको क्लैरिटी मिल चुकी है, उसका एग्जीक्यूशन होना है। हमारे मुख्यमंत्री ने उसके दिशा निर्देश दे दिए हैं, जो अधिकारी हैं वो उस पे जो बिल है उसको भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो रिजर्वेशन जनता डिजर्व करती है ओबीसी वो उन्हें मिलेगा। हम सिर्फ कागजों पे बात नहीं करते, इसलिए मैंने आपको आंकड़े की बात की थी। लेकिन जिस तरह आज विक्रम चौधरी जी कह रहे हैं कि एफिडेविट क्यों मांगा, तो ये दोहरा चरित्र क्यों? जब एफआईआर होता है इनके अध्यक्ष पे तो ये कानून के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये कानून
धरना प्रदर्शन करते हैं, तब इनका कानून प्रेम कहाँ चला जाता चलिए, है? देखने वाली बात होगी। एक आधा अधूरा ना माने। चलिए, वक्त इससे ज्यादा इजाजत दे नहीं रहा है, वक्त इससे ज्यादा इजाजत दे नहीं रहा है। लेकिन अंचल, चाहे आप कांग्रेस का जिक्र कर लीजिए या भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कर लीजिए, दोनों ये जरूर कह रहे हैं कि इससे हमको वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी है। लेकिन क्या इसके अलावा कोई और मसला नजर आता है जो ओबीसी को इतना आरक्षण देने की अब कोशिश दोनों राजनीतिक दल कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको वही कहा दीपेश कि जो पूरा मामला है ना, वो अब सियासी हो चुका है। आप समझिए, कमलनाथ ने इसकी शुरुआत की। कमलनाथ चाहते थे कि ओबीसी को आरक्षण मिले, और जैसा कि अभी विक्रम जी ने भी कहा और गुंजन जी भी सुन रही हैं, बड़ी अच्छी बात कही वकील साहब ने, अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार अगर चाहे तो ऐसा कर सकती है। अगर मंडता वाली बात भी उन्होंने करी है अपने शब्दों में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पूरा विषय है वो इस बात का है कि दोनों ही एक दूसरे पर थोपना चाह रहे हैं। बिल्कुल। कांग्रेस थी तो कांग्रेस भी ये कर सकती थी। अब सत्ता सरकार में भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है देंगे। कोशिश कांग्रेस ने भी की थी, लेकिन दोनों ही, अब देखना तो यही होगा कि कौन आखिर इसको लागू करता है, कौन लागू करता है। और ये आरक्षण। गले की फांस कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसे अब मैं अगर अपने शब्दों में कहूं तो एक लॉलीपॉप ओबीसी वर्ग के लिए अभी दोनों की राजनीतिक दल देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी कोशिश यही है कि चुनाव में ओबीसी वर्ग का सीधा फायदा इन दोनों की राजनीतिक दलों को मिलता हुआ नजर आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या ओबीसी को यह आरक्षण मिल पाता है और 13% जो मामला अटका हुआ है वो कब तक का सॉल्व होता हुआ दिखाई देता है।